हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये वाला जो वीडियो है एक पोषण से लेके आई हूँ। इसमें पोषण के पूरे क्लियर फैक्ट आपको समझा दूंगी। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, विटामिन क्या होता है, खनिज क्या होते हैं, और फिर अपन इनकी आने वाले जब कल परसों में इसके एमसीक्यू लगा लेंगे तो आपका ये पूरा का पूरा पोषण जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पोषण पदार्थ क्या होते क्या हैं। क्यों ऐसे सभी पदार्थ जिनका हम सेवन करते हैं, जिनको हम लेते हैं, वो सारे ही पदार्थ वो होते हैं, रासायनिक तत्व होते हैं। जो पोषक तत्व जिन भोजन का हम सेवन करते हैं उनमें जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, रासायनिक तत्व होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। ये हमें दिखाई नहीं देते हैं लेकिन हमारे स्वस्थ रहने के लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। इनमें से कार्बोहाइड्रेट तथा वसा की बात करें, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी मात्रा हमारे शरीर को ज़्यादा लगती है और ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा जल जो है वो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। प्रोटीन और जल क्या होता है, हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। जबकि विटामिन्स क्या करते हैं, हमारी खनिज विटामिन और खनिज क्या करते हैं, हमारी रोगों से रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार ये पूरे के पूरे तत्व आपको याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट वसा ऊर्जा देते हैं, प्रोटीन और जल शरीर का निर्माण करते हैं, विटामिन और खनिज हमारी रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। पोषक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बृहद पोषक पदार्थ और एक होता है सूक्ष्म पोषक पदार्थ। बृहद मतलब जिनकी मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होती है, उनको हम बृहद या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हुआ, फैट हुआ, प्रोटीन हुआ, इनकी हमें ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होती है। जैसे कि प्रतिदिन लगभग 130 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आवश्यक होता है। फैट की बात करें तो 27 ग्राम आवश्यक होता है और प्रोटीन लगभग अगर पुरुषों की बात करें तो 55 ग्राम और महिलाओं की बात करें तो 40 ग्राम आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से ये ग्राम में होते हैं, ग्राम में मतलब ज़्यादा मात्रा में है। और जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, मिलीग्राम में होते हैं। उनकी आवश्यकता हमें मिलीग्राम में होती है। जैसे कि आयरन होता है, ये अगर मेल की बात करते हैं तो ये 19 मिलीग्राम होता है, महिलाओं को 29 मिलीग्राम आवश्यक होता है। कैल्शियम की बात करें तो ये 1000 मिलीग्राम आवश्यक होता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम की बात करें तो ये लगभग 325 मिलीग्राम आवश्यक होता है। जिंक की बात करें तो ये लगभग 17 मिलीग्राम आवश्यक होता है। इस प्रकार से बृहद और सूक्ष्म पोषक पदार्थ होते हैं जिनकी हमारे शरीर में आवश्यक होती है। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में है इसलिए इनको मैक्रो या बृहद पोषक तत्व कहते हैं। सूक्ष्म पोषक पदार्थों की मात्रा जो होती है हमारे शरीर में कम होती है, कम आवश्यक होते हैं, इसलिए हम इनको कम मात्रा में, लेकिन कम ही मात्रा में होने के बावजूद ये हमारे शरीर को पूरा पोषण प्रदान करते हैं। भले ही ये कम मात्रा में हो लेकिन इनकी शरीर में बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। इनके बिना हमारा शरीर जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। अब पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जिसकी मैंने अभी बताया था लगभग 130 ग्राम आवश्यकता होती है कार्बोहाइड्रेट की। दूसरे नंबर पर होते हैं वसा। ये जो वसा होते हैं सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करते हैं हमारे शरीर को। तो वसा की लगभग 27 ग्राम हमें वसा की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की बात करते हैं तो भी मैंने बताया 55 ग्राम पुरुष को और 40 ग्राम महिलाओं को आवश्यकता होती है, ये भी बृहद है। विटामिन अलग अलग विटामिन की अलग अलग मात्रा आवश्यक होती है। कुछ विटामिन हमको माइक्रोग्राम में आवश्यक होते हैं, कुछ इंटरनेशनल यूनिट में होते हैं, जैसे कि विटामिन डी होता है। खनिज लवण जो छोटे छोटे मात्रा में खनिज लवण होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सारी चीज़ें सूक्ष्म मात्रिक तत्व होते हैं। और जल, अब हम इन सब के ही बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार की शर्करा होती है। कार्बोहाइड्रेट को हम शर्करा कहते हैं। ये इसका पाचन हमारे मुंह में लार से ही होने लगता है। जैसे ही हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमारे लार में उपस्थित टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम इसको पचाना आरंभ कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इनका अनुपात क्या होता है, 1:2:1 होता है। मतलब इसमें कार्बन का 1 अणु रहता है, हाइड्रोजन के 2 रहते हैं और ऑक्सीजन का 1 रहता है। इनको कार्बोहाइड्रेट के यौगिक बोला जाता है। इसका मुख्य कार्य प्रतिदिन शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। इसकी मात्रा आहार में सर्वाधिक हम जो खाना खाते हैं सबसे ज़्यादा खाने में जो मात्रा हम लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट की लेते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ की मात्रा लेते हो, तो कार्बोहाइड्रेट की लेते हो। हमारे शरीर में 60 से 65% ऊर्जा की आपूर्ति कार्बोहाइड्रेट से ही होती है। आपसे पूछेंगे कि आपके शरीर में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की आपूर्ति किसके द्वारा होती है, मतलब आपके आहार को कार्बोहाइड्रेट की कितनी प्रतिशत आपूर्ति होती है, आपके आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितने प्रतिशत रहती है, तो 60 से 65% रहती है।
1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। कितनी? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट जैसा भी अनाज जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट होते हैं, दालें, चावल, गेहूँ, ये सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसके अलावा शहद हुआ, आलू हुआ, अमरूद हुआ, गन्ना हुआ, ये सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोसैकेराइड, जिसमें सैकेराइड का एक अणु मिलकर बना होता है। डाइसैकेराइड वो होते हैं जो 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं। और पॉलीसैकेराइड वो होता है जो 2 या 2 से अधिक मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं। तो आपसे पूछें कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। यहाँ से ये आपसे पूछा जाएगा। बात करते हैं हम मोनोसैकेराइड की। मोनोसैकेराइड जो होता है सबसे सरल शर्करा होती है, सबसे जो छोटी शर्करा होती है, सबसे सरल शर्करा मोनोसैकेराइड होती है। ये रंगहीन होते हैं और जल में घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड जल में घुल जाते हैं। जिन कार्बोहाइड्रेट में शर्करा का एक अणु होता है उन्हें मोनोसैकेराइड कहते हैं। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। याद रखना कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। और कैसे होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं या जल में सॉल्यूबल होते हैं। एक तो रंगहीन होते हैं, दूसरे जल में घुलनशील होते हैं। पाचन की क्रिया में इन्हें अंतिम रूप से प्राप्त कर सकते हैं। जब पाचन होता है तो हम इन्हें अंतिम रूप से प्राप्त कर सकते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये तीनों जो होते हैं ये मोनोसैकेराइड हैं। ये क्या है? मोनोसैकेराइड हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये आपको याद रखना है। ये तीनों क्या हैं? ये मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। बात करते हैं हम अपन मोनोसैकेराइड में। सबसे पहले हम ग्लूकोज। मोनोसैकेराइड कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक तो होता है ग्लूकोज, एक होता है फ्रक्टोज और एक क्या होता है? गैलेक्टोज। अब इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। ग्लूकोज क्या होता है? हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। तुरंत ऊर्जा प्रदान, अगर हमारे शरीर में, अगर हमारा जो ब्लड होता है प्रति लीटर ब्लड में अगर 150 160 से ज़्यादा अगर ग्लूकोज घुली होती है तो व्यक्ति को क्या होता है? डायबिटीज़ हो जाता है। उसके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है। इसे ब्लड शुगर भी बोलते हैं। कौन से शर्करा को ब्लड शुगर बोलते हैं? ये क्वेश्चन आता है तो ग्लूकोज को बोलते हैं। ग्लूकोज को बॉडी का ईंधन भी बोलते हैं क्योंकि ये जलकर हमको ऊर्जा प्रदान करता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6 इसका रासायनिक सूत्र होता है। क्या होता है? C6H12O6 इसका रासायनिक सूत्र होता है। सी का एक होता है, हाइड्रोजन के 2 होते हैं और ऑक्सीजन का 1। इस प्रकार से इसका ये सूत्र होता है। तो ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहते हैं, ग्लूकोज को बॉडी का ईंधन भी कहते हैं। सूत्र ये होता है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज फल जो होते हैं ना, फल में जो मीठापन होता है वो इसी के कारण होता है। फल का मीठापन इसी के कारण होता है। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा भी यही होती है और इसको शहद की शर्करा भी कहते हैं। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा भी है और उसको शहद की शर्करा भी बोलते हैं। बात करते हैं अपन मोनोसैकेराइड की। तो मोनोसैकेराइड में दूसरे नंबर पे आता है गैलेक्टोज। अभी अपन ने ऊपर पढ़ा ग्लूकोज और फ्रक्टोज पढ़ लिया। फ्रक्टोज फलों की शर्करा, शहद की शर्करा, ये फ्रक्टोज होती है। ग्लूकोज ब्लड की शर्करा कहलाती है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करती। गैलेक्टोज हमेशा दुग्ध उत्पादों में मोस्टली पाया जाता है और अन्य शर्कराओं के साथ ये मिक्स होता है। जैसे आइसक्रीम में लैक्टोज के रूप में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दूध, मक्खन, दही में ये पाया जाता है तो उसको हम गैलेक्टोज बोलते हैं। अब बात करते हैं हम डाइसैकेराइड की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डाइसैकेराइड। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। 6260190944 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपने मुझे अभी तक व्हाट्सएप पर अपना नंबर सेव नहीं करा है तो करा दीजिएगा। स्टेटस के थ्रू भी आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो एक बार जाके देख लो, आकांक्षा 1957 है ना। वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन एडवांस लेवल के मिल जाएंगे। इसके अलावा टेलीग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रोज़ टेस्ट देना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं रोज़ अपनी तैयारी कैसी है, हर लेवल का प्रेपर, बहुत हाई लेवल हो, मिड लेवल हो, हर टॉपिक के एमसीक्यू करना चाहते हैं तो आप हमारा हम जीतेंगे बैच ज्वाइन कर लीजिए। टॉपिक वाइज तैयारी, ट्रिक द्वारा टॉपिक, कठिन से कठिन टॉपिक को ट्रिक द्वारा, योजनाओं का, हर एक योजनाओं का
एक योजना से हम करीब 10 क्वेश्चन बना के आपको देते हैं और 10 क्वेश्चन योजना इसी तरह से आती हैं। ऐसे ही अधिनियम की धाराएं हो, न्यूट्रिशन वाला पार्ट हो, चाहे बाल विकास वाला पार्ट हो, चाहे आपका रोगों वाला पार्ट हो, चाहे प्रबंधन वाला पार्ट हो, सारा ही पार्ट आपको ट्रिक द्वारा तैयार करवाया जाएगा। तो जो भी हमारा ये बैच ज्वाइन करना चाहता है मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। डाइसेकेराइड क्या होता है? जब दो मोनोसेकेराइड आपस में मिलते हैं, जब C612O6 प्लस C6H12O6 आपस में मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको डाइसेकेराइड बोलते हैं। मतलब दो अणु जब मिल जाते हैं, ये भी क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं और क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। दोनों ये फैक्ट भी याद रखना है, ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन में आता है। ये कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं, घुलनशील होते हैं। अब ये तीनों जो हैं, इनमें से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जाने वाला है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके क्या बनाता है? दोनों ही मोनोसेकेराइड है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके क्या बना रहा है? सुक्रोज बनाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके क्या बनाता है? सुक्रोज बनाता है। ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बनाता है? माल्टोज बनाता है। ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बना रहा है? माल्टोज बना रहा है। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर क्या बनाता है? लैक्टोज बनाता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलके क्या बना रहा है? लैक्टोज बना रहा है। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों अच्छे से याद कर लेना है। मैंने कल हमारे ग्रुप में भी ये करवाया है टॉपिक। ये पूरा फैक्ट मैंने ट्रिक द्वारा याद करवाया है। कैसे कैसे याद करवाया है कि जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लू से जब अपन फ्रैक्चर जोड़ देते हैं, किसी लड़के को फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर को हमने ग्लू से जोड़ दिया, तो हम क्या करेंगे? शुक्र है कि फ्रैक्चर जो है वो जुड़ गया, शुक्र है कि फ्रैक्चर जुड़ गया। इस प्रकार से मैंने ये याद करवाए हैं तीनों, क्योंकि ये भी कन्फ्यूज़न में जिनको प्रैक्टिस नहीं है वो भूल जाते हैं। जो प्रैक्टिस करते रहते हैं उनको याद होता है, लेकिन जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो भूल जाते हैं। तो इस प्रकार से ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या हो जाएगा? सुक्रोज। ग्लूकोज क्या हो जाएगा? माल्टोज हो जाएगा। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या हो जाएगा? लैक्टोज हो जाएगा। बात करते हैं अपन डाइसेकेराइड की। अभी अपन ने 3 डाइसेकेराइड पढ़े हैं। एक तो है सुक्रोज। सुक्रोज को हम गन्ने और गुड़ की शर्करा कहते हैं। आपसे पूछ सकते हैं गन्ने और गुड़ की शर्करा किसको कहा जाता है? तो सुक्रोज को गन्ना और गुड़ की शर्करा कहा जाता है। इसको टेबल शुगर भी कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, ये जो शक्कर आप लेते हो ना, वो यही सुक्रोज है, इसलिए इसको टेबल स्पून भी बोलते हैं। तो याद रखना, टेबल स्पून किसको बोलते हैं? टेबल शुगर किसको बोलते हैं? तो सुक्रोज को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सुक्रोज को हम टेबल शुगर बोलते हैं। ठीक है, और इसको गन्ने और गुड़ की शर्करा भी बोलते हैं। बात करते हैं अपन माल्टोज की। माल्टोज जो होता है वो अनाजों में पाया जाता है। माल्टोज क्या होता है? अनाजों में पाया जाता है। इसको अनाज की शर्करा बोलते हैं। याद रखना, अनाज की शर्करा कौन सी होती है? अनाज की शर्करा माल्टोज होती है। गुड़ की शर्करा और टेबल की शर्करा ये सुक्रोज होती है। और अनाज को बोलो, अनाज बहुत बड़े माल होता है। अनाज क्या होता है? माल होता है। तो ऐसे याद रखो, अनाज की शर्करा क्या होती है? माल्टोज होती है। और लैक्टोज कहाँ पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। बात करते हैं, एक सेकेंड, बात करते हैं अपन पॉलीसेकेराइड की। तो पॉलीसेकेराइड सबसे जटिल शर्करा है, क्योंकि ये 2 या 2 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड अणुओं से मिलकर बनी होती है। इसका निर्माण 2 या 2 से अधिक मोनोसेकेराइड से होता है। ये रंगीन होते हैं और ये स्वादहीन होते हैं। ये रंगीन होते हैं, जबकि ऊपर के जो दोनों थे ना, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड, वो रंगहीन थे। और ये पॉलीसेकेराइड क्या है? ये रंगीन होता है, दिखता है इसका कलर। ये भोजन को संचित रखने का काम करते हैं। भोजन जैसे कि ग्लाइकोजन है, वो ये इस भोजन को स्टोर करने के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। इनमें स्वाद नहीं होता है। स्टार्च की बात करें तो जैसे कि स्टार्च होता है, ये कौन सा है? ये आपसे पूछेंगे स्टार्च कौन सा सेकेराइड है? मोनो है, डाई है, पॉली है? तो स्टार्च कैसा है? पॉलीसेकेराइड होता है। स्टार्च कैसा होता है? पॉलीसेकेराइड होता है। कैप्सूल जो होते हैं, जो कैप्सूल आप खाते हो, कैप्सूल बने रहते हैं, किस कैप्सूल का जो बाहरी आवरण होता है ना, वो इसी माड़ स्टार्च से बना होता है। स्टार्च से ही बना होता है जो बाहर का जो कैप्सूल होता है। अगला फैक्ट देखते हैं फ्रेंड, ये है हमारा हम जीतेंगे बैच। अगर आप 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 30 दिन का टारगेट बनाकर, स्ट्रेटजी बनाकर, सारा सिलेबस के सारे सेक्शन आपके इसमें कवर होंगे। सबसे मेन चीज़, इसमें हर टॉपिक के हम MCQ उपलब्ध कराएंगे। कठिन से कठिन टॉपिक को ट्रिक द्वारा याद करवाएंगे। जैसे कि कोई वैक्सीन है, आपसे याद नहीं होती है कि कुछ वैक्सीन में कौन सा टीका दिया जाता है, किस वैक्सीन में कौन सी वैक्सीन किल्ड है, कौन सी वैक्सीन लाइव है,
इसके अलावा आपको अधिनियम की धाराएं याद नहीं होती है तो वो ट्रिक द्वारा कराई जाएंगी। योजनाओं की डेट नहीं होती है, वो ट्रिक द्वारा कराई जाएगी। हर योजना को डिटेल करवाया जाएगा, हर योजना का डिटेल आपको वीडियो मिलेगा हमारे टेलीग्राम पर। इसके अलावा हर टॉपिक के मैक्सिमम एमसीक्यू, हर टॉपिक का, हर सिलेबस के हर वाक्य के 2 से 3 हज़ार एमसीक्यू आपको दिए जाएंगे। गर्भवती महिला हुआ, प्रसव महिला हुआ, प्रसव से संबंधित क्वेश्चन हुए, बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन हुए, चाहे प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन हो, चाहे आपका योजना से संबंधित, चाहे मानव अंग, पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र, कोई भी टॉपिक हो, सारा टॉपिक हम ट्रिक द्वारा तैयार करवा रहे हैं और सारे टॉपिक की आपको एमसीक्यू भी उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक पैकेज है। अगर आप लेना चाहते हैं, इस पूरे पैकेज में आपको टेस्ट भी है, ट्रिक भी है, वीडियो भी है, प्रैक्टिस एमसीक्यू भी है, थ्योरी भी है, मैराथन में, और उसका चार्ज ओनली 799 रुपये है। इसमें आपको कैसे मिलेगा, इसमें हम आपको क्या उपलब्ध कराएंगे, इसमें 3 आपको ग्रुप उपलब्ध कराए जाएंगे। एक रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप में पूरे समय प्रैक्टिस चलती है। आपको दिन भर नए नए क्वेश्चन मिलेंगे जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, दिन भर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, एक आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप, 2 टेलीग्राम ग्रुप आपको मिलेंगे। एक टेलीग्राम टेस्ट का रहेगा जहां आपके डेली टेस्ट होते हैं, और 1 फरवरी से आपको दिन भर टेस्ट देने को मिलेगा, जिससे आप अपनी तैयारी, क्वेश्चन गलत होंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका किस प्रकार से गलत हो रहा है, आप उसको सही कर सकते हैं। आपको गलत होगा तो आपको याद हो सकता है। तो एक टेस्ट ग्रुप रहेगा। एक क्या रहेगा, पीडीएफ और वीडियो ग्रुप रहेगा। एक कैसा रहेगा, पीडीएफ और वीडियो ग्रुप रहेगा जहाँ पे सारी पीडीएफ, सारे वीडियोस रहेंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रकार से 2 टेलीग्राम और एक व्हाट्सएप ग्रुप आपको दिया जाता है। बहुत शानदार तरीके का तैयारी यहाँ पे करवाई जा रही है। दिन भर आपको प्रैक्टिस करवाई जाएंगे, दिन भर आपको ट्रिक्स वीडियो मिलेंगी, दिन भर आप प्रैक्टिस करेंगे। कठिन से कठिन टॉपिक आपको कठिन लगता है, आपको लगता है ये टॉपिक याद नहीं हो रहा है, तो हम उसको ट्रिक द्वारा भी आपको याद करवाएंगे। सारे वीडियोस अभी हम स्वास्थ्य योजना, नेतृत्व, पोषण, ये सारा चीज़ हमारे सिलेबस टॉपिक में चल रहा है, जो हमारे टारगेट चल रहा है हमारे कोर्स में। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पुराना सारा आपको एक साथ भी मिल जाएगा, जो हो गया पूरी सिलेबस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पूरे सिलेबस के टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। पॉलीसेकेराइड में सेलुलोज, ऊपर हमने क्या पढ़ा था, स्टार्च पढ़ा था। दूसरा है सेलुलोज। सेलुलोज पौधों में पाया जाता है और ये पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वो इसी की ही बनी होती है। तीसरा होता है ग्लाइकोजन। यकृत में संचित होता है ये ग्लाइकोजन, और ये जानवरों में प्रमुख भंडारण के रूप में काम करता है। बात करते हैं हम काइटिन की, तो काइटिन भी एक कार्बोहाइड्रेट है। पूछ सकते हैं कि काइटिन क्या है, प्रोटीन पूछ सकते हैं कि काइटिन कहीं प्रोटीन तो नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि काइटिन जो है वो क्या है। काइटिन पॉलीसेकेराइड है, मुख्य रूप से कवक में पाया जाता है। इसकी कवक की कोशिका भित्ति जो काइटिन की बनी होती है। कीड़ों की बाहरी कवच भी काइटिन की बनी होती है। जो कीड़े होते हैं ना, कीड़े होते हैं, उनकी जो बाहरी कवच होती है वो भी काई की बनी होती है, इसी काइटिन की ही बनी रहती है। वो थोड़ी दरदरी सी रहती है। बात करते हैं हम वसा की, तो वसा शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में सहयोग करते हैं। हम बहुत अच्छे से काम कर पा रहे हैं, हमारा शरीर क्रियाशील है, इसी के कारण होता है क्योंकि 1 ग्राम वसा से करीब 9.2 किलो कैलोरी प्राप्त होती है, जो सर्वाधिक होती है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी प्राप्त होती है, जबकि वसा से 9.2 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। सामान्यतः हमारे शरीर में वसा जो होती है वो लिपिड के रूप में पाई जाती है। किसमें, लिपिड के रूप में पाई जाती है। वसा को पचाने में लाइपेज एंजाइम हेल्प करते हैं। ये लिपिड के रूप में पाई जाती है। वसा को पचाने में कौन से एंजाइम हेल्प करते हैं, लाइपेज एंजाइम हेल्प करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं और बॉडी में संचित रहते हैं। इसमें क्या क्या होता है, इसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। वसा सामान्यता क्या होती है, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में रहती है, और यदि अगर ये द्रव अवस्था में आ जाती है, इस अवस्था में मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पर यदि जो वसा होती है वो लिक्विड फेज में आ जाती है, द्रव्य अवस्था में आ जाती है, तो हम उसको तेल कहने लगते हैं। वसा कब अगर द्रव्य अवस्था में आ जाती है, कितने ताप पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर यदि आ जाती है तो उसको हम तेल कहते हैं। एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। 65% किससे होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट से होना चाहिए, और 20 से 30% किससे होना चाहिए, वसा से प्राप्त होना चाहिए। 20 से 30% वसा से प्राप्त होना चाहिए। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी उत्पन्न होती है, तो 1 ग्राम जो वसा है वहाँ पे 9.3 किलो कैलोरी उत्पन्न होती है। 1 ग्राम वसा से कितनी, 9.2 से 9.3 किलो कैलोरी उत्पन्न होती है।
वसा के स्रोत क्या होते हैं? मक्खन हुआ, घी हुआ, दूध, पनीर, अंडे की जर्दी, ये सारा फैट वसा के स्रोत होते हैं। 3 प्रकार की वसा होती है। एक होती है संतृप्त वसा जिसको हम सैचुरेटेड फैट बोलते हैं। संतृप्त वसा जिसको सैचुरेटेड फैट बोलते हैं। असंतृप्त वसा जिसको हम अनसैचुरेटेड फैट बोलते हैं। और ट्रांस फैट होते हैं जो जो जैसे फास्ट फूड में पाए जाते हैं, वो ट्रांस फैट होते हैं। संतृप्त वसा क्या होती है? हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाती है। इसको हम संतृप्त वसा जिसको हम सैचुरेटेड फैट बोलते हैं, ये जो होती है ये बैड फैट कहलाती है। संतृप्त वसा कैसी कहलाती है? बैड फैट कहलाती है। और इस प्रकार की वसा का इस्तेमाल कम करना चाहिए, मतलब सैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल कम करना चाहिए। बात करते हैं अब हम असंतृप्त वसा की। जितने भी तेल होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल हुआ, सूरजमुखी हुआ, मूंगफली का हुआ, बादाम तेल हुआ, ये गुड फैट होते हैं और ये हमारे शरीर को लिए अच्छे होते हैं। और जो हानिकारक अगर इनकी मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा होती है अनसैचुरेटेड फैट की, तो जो हमारा बुरा वाला जो फैट है ना वो कम हो जाता है इनके कारण। तीसरी की बात करें तो ट्रांस वसा जैसे कि फास्ट फूड है, पिज्ज़ा है, बर्गर है, ये सारे जो होते हैं ट्रांस वसा होते हैं। अगर ये हमारे शरीर में हुए तो ये हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म कर देते हैं, मतलब जो अनसैचुरेटेड फैट होता है, संतृप्त वसा है, उसको कम कर देते हैं और सैचुरेटेड या संतृप्त वसा को बढ़ा देते हैं। वसा का कार्य क्या होता है? वसा आमतौर पर ऊर्जा को संग्रहित करता है, त्वचा के नीचे जमा होता है, सुरक्षात्मक एक परत का काम करता है, हमारे शरीर को बाहरी चोटों से बचाता है, शरीर के तापमान को बनाए रखता है, ऊँट के कूवड़ में भी पाया जाता है। प्रतिदिन कितनी वसा की आवश्यकता होती है? 27 ग्राम वसा चाहिए है ICMR के अनुसार। ICMR 2024 के अनुसार प्रतिदिन 27 ग्राम वसा एक व्यक्ति को चाहिए है। बात करते हैं अब हम प्रोटीन की। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। प्रोटीन कैसे होते हैं ये पूछ सकते हैं, जैसे कि विटामिन का पूछते हैं, विटामिन अकार्बनिक है, प्रोटीन क्या होते हैं? कार्बनिक होते हैं। इनका गठन होता है कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से एवं नाइट्रोजन से। इसका जैसे कार्बोहाइड्रेट का केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है, जबकि प्रोटीन का कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से होता है। शरीर के जो निर्माण होता है प्रोटीन का, वो 20 अमीनो अम्लों से होता है। आपसे पूछ सकते हैं शरीर का निर्माण कितने अमीनो अम्लों से होता है? तो 20 अमीनो अम्लों से होता है। शरीर की वृद्धि के लिए ये बहुत आवश्यक होते हैं। मनुष्य में कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है? देखो, मनुष्य में जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो 11 होते हैं और जो अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो 9 होते हैं। आवश्यक कितने होते हैं? 11 और अनावश्यक होते हैं 9। और ये अनावश्यक जो होते हैं इनकी हमको बाहर से लेने की आवश्यकता होती है, बाहर से लेना पड़ता है। और आवश्यक जो अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो 9 होते हैं और जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो 11 होते हैं। जो अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं इनको हमारा शरीर खुद बनाता है। इनको क्या करता है? हमारा शरीर बनाता है, तो इसलिए हम ये अनावश्यक होते हैं। जबकि जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं 11 होते हैं, इनकी बाहर से लेने की आवश्यकता होती है। इनको हमारा शरीर नहीं बना पाता है, इनको बाहर से लेने की आवश्यकता होती है। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन एक बंध का निर्माण करते हैं जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। प्रोटीन और प्रोटीन दोनों मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। मानव शरीर का 15 से 17 भाग प्रोटीन का बना होता है। आपसे पूछेंगे कि मानव शरीर का कितना भाग प्रोटीन से बना होता है? जैसे कि मांसपेशियों में प्रोटीन होता है, हड्डियों में प्रोटीन होता है, कोलेजन प्रोटीन होता है, मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन रहता है, नाखूनों में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रकार हमारे शरीर का लगभग 15 से 17% भाग जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन प्रति 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन के स्रोत हैं दूध, पनीर, दाल, मांस, मछली, अंडा, ये सारे प्रोटीन के स्रोत हैं। प्रोटीन शरीर का निर्माणकारी कारक होते हैं, कोशिकाओं तथा ऊतकों के निर्माण और मरम्मत करते हैं, शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं और टूटे फूटे अंगों की भी मरम्मत ये करते हैं। प्रोटीन की बात करते हैं तो ये रक्त में, प्रोटीन प्राप्ति की बात करें तो ये रक्त में कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन, फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोटीन काय में पाए जाते हैं? रक्त में पाए जाते हैं। हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कोलेजन। मांसपेशियों में कौन पाया जाता है? एक्टिन और मायोसिन। ये पूछ सकते हैं कि रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो याद रखना, एक तो हीमोग्लोबिन होता है, एक फाइब्रोनोजेन होता है, प्रोथ्रोम्बिन, ये रक्त के मदद करते हैं जमने में, रोकने में।
और कोलेजन क्या होता है, हड्डियों में पाया जाता है, और मांसपेशियों में मायोसिन और एक्टिन दोनों पाया जाता है। बाल, नाखून, सींग, जानवरों के खुर में अल्फा प्रोटीन पाया जाता है, इसको विटामिन ए भी बोलते हैं। और कोलेजन मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा? कोलेजन, जो हड्डी में पाया जाता है। बात करते हैं अगर हमें जो खाने से मिलता है, तो अगर हम गेहूं लेते हैं तो गेहूं से हमें ग्लूटेन प्रोटीन मिलता है, गाजर से हमें कैरोटीन मिलता है, अंडे से हमें, अंडे का जो सफ़ेद भाग होता है उससे एल्बुमिन मिलता है, और अंडे के पीले भाग से हमें वेलेटिन मिलता है। अंडे के पीले भाग से हमें क्या मिलता है? वेलेटिन मिलता है। दूध में कौन सा होता है? केसीन होता है, रेनिन एंजाइम इसको पचाता है, रेनिन एंजाइम इसको पचाता है, ठीक है, दूध में। बात करें अगर प्रोटीन की, तो एक सामान्य पुरुष में प्रोटीन की कितनी मात्रा चाहिए? 55 ग्राम। एक सामान्य महिला में कितनी चाहिए? 46 ग्राम। गर्भवती अगर महिला है और अगर वो दूसरी तिमाही में है तो उसको 9.5 ग्राम एक्स्ट्रा चाहिए है, और अगर वो तीसरी तिमाही में है तो लगभग उसको 22 ग्राम एक्स्ट्रा चाहिए है। ये पूरा प्रोटीन की मात्रा होती है ICMR के अनुसार। प्रोटीन की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? प्रोटीन की कमी से ये 2 रोग हो जाते हैं, एक होता है क्वाशियोरकर और एक होता है मरासमस। क्वाशियोरकर में क्या होता है? एडिमा भी साथ में हो जाता है, एडिमस रोग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एडिमा भी साथ में हो जाता है। एडिमा से क्या हो जाता है? बच्चे के शरीर में क्या होता है? पानी भर जाता है, तो सूज जाता है बच्चे का शरीर, और जिससे वो फूला हुआ दिखता है। तो इस बीमारी को हम मून फेस भी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? इस बीमारी को मून फेस भी बोलते हैं, क्योंकि चेहरा क्या होता है? एकदम से फूल जाता है ना। और दूसरी होती है मरासमस, ये भी प्रोटीन की कमी से होता है, इसमें बच्चा वो सूख जाता है, इसको सूखा रोग भी कहते हैं, और इसमें मंकी फेस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? इसका फेस कैसा हो जाता है? मंकी, और इसका फेस कैसा हो जाता है? मून फेस हो जाता है। तो क्वाशियोरकर में मून फेस हो जाता है और मरासमस में मंकी फेस हो जाता है। कुपोषण का मैंने पूरा वीडियो डाला है एक, उसमें मैंने कुपोषण के पूरे क्या प्रकार होते हैं, इनको कैसे नाप सकते हैं, सारा मैंने समझाया है बहुत अच्छे से। वो एक वीडियो में आपका सारा का सारा कवर हो जाएगा। बात करते हैं खनिज की, तो खनिज कैसे पदार्थ होते हैं? अकार्बनिक। विटामिन भी अकार्बनिक, खनिज भी अकार्बनिक, जबकि प्रोटीन कार्बनिक होते हैं और कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक होते हैं। खनिज लवण कैसे होते हैं? अकार्बनिक होते हैं। मानव शरीर में 29 खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, मानव शरीर में कितने खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है? तो मानव शरीर में 29 खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। दूध, मांस, हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। इनकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी हो जाती है, जिससे हड्डियों में दर्द होता है। लगभग 1000 मिलीग्राम या 1 ग्राम कैल्शियम आवश्यक होता है एक सामान्य पुरुष, सामान्य महिला को। लेकिन बात की जाए अगर गर्भवती महिला की, तो उसको लगभग 1200 मिलीग्राम आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि वो उसको स्तनपान कराना रहता है, जिसके लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। आपके लिए एक क्वेश्चन लिखो, माता के दूध में कैल्शियम की कितनी मात्रा होती है? माता के दूध में कैल्शियम की कितनी मात्रा होती है प्रति 1 लीटर? प्रति 1 लीटर में मानव के दूध में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है? माता के दूध में कैल्शियम की कितनी मात्रा होती है? सारे लोग कमेंट करके बताइएगा। जिन लोगों को भी मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, सारे लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपने, जो मैंने कल एक 30 सीरीज़ स्टार्ट की है, सुपर 30 सीरीज़, मैंने एक सुपर 30 सीरीज़ स्टार्ट की, अगर आपने वो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत शानदार सीरीज़ मैंने कल इसका एक वीडियो बनाया था, आज दिन में उसका एक वीडियो बनाऊंगी। उसमें आपके सारे सिलेबस के क्वेश्चन कवर रहेंगे, साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी कवर रहेंगे, तो उसको ज़रूर देखा कीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारा हम जीतेंगे बैच है, ये आपको दिख रहा है। ये ही आपको हमारे जो बैच अगर लेंगे आप, हमारा हम जीतेंगे बैच, इसी तरह का एक टेलीग्राम ग्रुप आपको ऐसा मिलेगा और एक टेस्ट ग्रुप मिलेगा। देख सकते हैं आप मैं किस तरह से इसमें तैयारी कराती हूँ। ये स्वास्थ्य योजनाओं का वीडियो है, जो हमने बहुत डिटेल में पूरी स्वास्थ्य योजना पढ़ाई है। देखिए, किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को पढ़ाया जा रहा है। ये अटल बिहारी वाजपेयी, ये लालिमा योजना है। इसकी कौन सी गोली गर्भवती महिला को दी जाती है, किस रंग की, बच्चों को किस रंग की गोली दी जाती है, इस प्रकार से ये पूरा करवाया गया है। इसके अलावा अब यहाँ पे आप ये पूरा देख सकते हैं। इसमें ये नेतृत्व वीडियो, पूरा नेतृत्व का जो वीडियो है वो ट्रिक द्वारा करवाया गया है। पूरा नेतृत्व को ट्रिक द्वारा इसके पूरे मॉडल बताए गए हैं, जिसका आज टेस्ट है। इसके अलावा आप फाइल में जाके आप देख सकते हैं, यहाँ आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, जितने टॉपिक हैं सारे आपको मिल जाएंगे।
जितने टॉपिक हैं सारे आपको मिल जाएंगे इसमें। जैसे कि ये स्वास्थ्य सूचक है, ये अपगार स्कोर है, ये जननी सुरक्षा योजना है, मानव ग्रंथि और हार्मोन है, सुपरवाइजर रिवीजन एमसीक्यू है, मानव शरीर ग्रंथियां हैं, पूरा का पूरा जितने टॉपिक हैं। इसके अलावा इसमें बाल विकास के बाल विशेष आवश्यकता वाले 500, 3000 पूरे एमसीक्यू, इसके अलावा आपको 1040 स्कूल पूर्व देखभाल के एमसीक्यू, ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जो टॉपिक आपको लेना है आपको इसमें सारे मिल जाएंगे। इसमें देखिए आपको 349 फाइल हैं, टोटल 349 फाइल हैं, ये सारे आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार से आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, हर टॉपिक के मैक्सिमम एमसीक्यू। हम एक ई बुक निकालने वाले हैं, एक नहीं बहुत सारी ई बुक निकालने वाले हैं, लेकिन हम सिंगल सिंगल नहीं उसको बेचेंगे, उसको हमारा पूरा हम जीतेंगे बैच के साथ ही मिलेगा। जैसे इस प्रकार से अलग अलग ई बुक आएंगी, जैसे कि इसमें आ गई 1200 गर्भवती महिला देखभाल एमसीक्यू, 1200 प्रसव देखभाल, 500 विशेष आवश्यकता वाले देखभाल, 3 ई बुक ये आ गई। इसके अलावा प्रबंधन के करीब 1500 एमसीक्यू टोटल, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, प्रबंधन का आ जाएगा। इसके अलावा योजनाओं के करीब हम देंगे आपको 2000 एमसीक्यू और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। ऐसे ही पोषण के देंगे हम करीब 1500 एमसीक्यू और कुछ नहीं पढ़ना। ये जो ई बुक हैं ये सिंगल सिंगल नहीं दी जाएंगी, ये हम जीतेंगे बैच के साथ दी जाएंगी। इसके अलावा एक मानव अंग का ई बुक दी जाएगी, जिसमें पाचन तंत्र के करीब 500 प्रश्न रहेंगे, अंतःस्नावी ग्रंथि ग्लैंड हार्मोन से संबंधित 500 प्रश्न रहेंगे और लगभग इतने ही प्रजनन तंत्र से रहेंगे। इससे आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है, क्योंकि हम सारे ही फैक्ट इसमें कवर करके रखेंगे। बात करते हैं फास्फोरस की, तो ये हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करता है, इसकी भी लगभग 1000 मिलीग्राम ही आवश्यकता होती है। तंत्रिका तंत्र को सही करने में भी मदद करता है। चावल, मूंगफली, सोयाबीन और पनीर आदि से ये प्राप्त होता है। बात करते हैं आयरन की, रक्त में हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक होता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के निर्माण में करीब 0.33 मिलीग्राम आयरन आवश्यक होता है। रक्त का निर्माण करता है। हरी सब्जियां, अमरूद, अंगूर में पाया जाता है, इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। आयरन की प्रतिदिन मात्रा कितनी आवश्यक होती है? पुरुष की बात करें तो पुरुष को कितनी होती है? 19 मिलीग्राम आवश्यकता होती है। महिला की बात करें तो महिला को 29 मिलीग्राम होती है। प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें तो 40 मिलीग्राम आवश्यक होती है और लैक्टिंग मदर धात्री महिला की बात करें तो 23 मिलीग्राम आवश्यक होती है। इस प्रकार से इसकी आवश्यकता होती है। एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया का अगर बात करें तो 11 से 13 जो हीमोग्लोबिन होना चाहिए एक सामान्य महिला का, और गर्भवती महिला का 11 से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। इसके लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में अलग अलग योजनाओं के तहत 180 आयरन फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है, लेकिन अगर गंभीर एनीमिया होता है तो दोगुनी गोली दी जाती है, 360 गोली दी जाती है। खरी लेवल में बात करते हैं हम आयोडीन की। थायराइड ग्रंथि को सही से कार्य करने में ये सहायक होता है। थायराइड ग्रंथि हमारे यहाँ गले में एक तितली जैसी संरचना में पाई जाती है, उसके नीचे पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि T3 और T4 नामक हार्मोन सीक्रेट करती है, और जो इसके अलावा कैल्सिटोनिन हार्मोन भी थायराइड ग्रंथि सीक्रेट करती है। पैराथायराइड ग्रंथि पैराथ हार्मोन सीक्रेट करती है, जो कि कैल्शियम के स्तर को बढ़ाती है हमारे शरीर में। थायराइड ग्रंथि को सही से कार्य करने के लिए आयोडीन आवश्यक है। आयोडीन इसका महत्वपूर्ण घटक है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। इसका स्रोत समुद्री भोजन, दूध, अंडा, मांस होता है। प्रतिदिन बात करें तो 130 जो मिलीग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। कितनी? 130 मिलीग्राम आयोडीन की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। जबकि गर्भवती महिला की अगर बात की जाती है तो गर्भवती महिला को लगभग इसकी मात्रा अगर देखी जाए तो लगभग 200 के समथिंग इसको गर्भवती महिला को आवश्यकता होती है, और 230 समथिंग इसकी आवश्यकता होती है धात्री महिला को। जल की बात करें तो हमारे शरीर के विकास के लिए, निर्माण के लिए ये आवश्यक होता है। 65 से 70% भाग जल से ही हमारा शरीर बना होता है। शरीर में अपशिष्ट और विषैले पदार्थ जल में घुलकर ही बाहर निकलते हैं। जल में उपस्थित पोषक पदार्थ के अवशोषण में भी ये सहायक होता है। ये हमारे शरीर में पसीने को बाहर निकाल के वाष्पन को भी नियंत्रित करता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक कल मैं दिन में करवाऊंगी। एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक नवजात के क्वेश्चन करवाऊंगी, और इसके अलावा जो हमारी 30 सीरीज़ है उसका नेक्स्ट पार्ट करवाऊंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।